गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है एमस्कुलेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की आवश्यकता कब पड़ती है? जब क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम करना है, यानी आपको डिजायर्ड क्रॉप चाहिए, आपको एक ऐसी फसल चाहिए जिसमें आप 2 या 3 अलग अलग वैरायटी के कैरेक्टर उसमें चाहिए, आपको हाई यील्डिंग चाहिए, डिसीज रेजिस्टेंस चाहिए। तो उस स्थिति में सबसे पहली चीज़ है कि आपको सेल्फ पॉलिनेशन रोकना है, क्रॉस पॉलिनेशन भी रोकना है। आपकी ये शर्त है कि आप जो पोलन ग्रेन चाहिए एक पौधे में, तो वो पोलन ग्रेन ही पॉलिनेशन करें, ना कि दूसरे। तो इसके लिए शर्त ये है कि जिस पौधे में आपको पोलन ग्रेन इंट्रोड्यूस कराना है, उस पौधे के फ्लावर में बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें से आपने क्या किया, एंथर रिमूव कर दिए। रिमूवल ऑफ एंथर, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, रिमूवल ऑफ एंथर कैंची के द्वारा इसको काट दिया जाता है। रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड एमस्कुलेशन। और इसके बाद क्या करते हैं, उसको एक पेपर से, जो कि बटर पेपर रहता है, ढक देते हैं। जब आवश्यकता होती है आपको डिजायर्ड पोलन ग्रेन जो आपको दूसरे पौधे से लेना है, उनको लेकर और ये कटे हुए एंथर जो रहते हैं उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर आपके डिजायर्ड पोलन ग्रेन को वहाँ पर पॉलिनेशन करा दिया जाता है। इस प्रकार बटर पेपर को ढक देना, किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर बटर पेपर को, या फ्लावर के ऊपर बटर पेपर को ढक देना, बैगिंग कहलाता है। रिमूवल ऑफ एंथर क्या कहलाता है, एमस्कुलेशन कहलाता है। तो एमस्कुलेशन की जनरली ज़रूरत होती है बाइसेक्सुअल फ्लावर में, और बैगिंग की ज़रूरत होती है यूनिसेक्सुअल फ्लावर में। नो एमस्कुलेशन बैगिंग में द फीमेल फ्लावर बड आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन। व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, जैसे स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाती है, पॉलिनेशन करा दिया जाता है डिजायर्ड पोलन ग्रेन का आर्टिफिशियल मीडियम के द्वारा, और फिर से रीबैग्ड करा दिया जाता है। देखिए एमस्कुलेशन में क्या है, व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेंड रिसेप्टिविटी, हमने एंथर को रिमूव कर दिया था, देखा कि अब स्टिग्मा कहाँ पहुँच गई है, रिसेप्टेबल हो गई है, तो उसको दूसरे प्लांट के, जो डिजायर्ड प्लांट है, उसके एंथर के द्वारा पॉलिनेटेड करा दिया जाता है और फिर से रीबैक्ट कर दिया जाता है। तो अंतर केवल इतना है, एमस्कुलेशन में बाइसेक्सुअल फ्लावर रहता है और बैगिंग में यूनिसेक्सुअल फ्लावर रहता है। अब बात करते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन की। पोलन ट्यूब से जब पोलन ग्रेन अंदर आता है, तो उसके अंदर द पोलन ट्यूब रिलीज द 2 मेल गैमीट, उसके अंदर 2 मेल गैमीट रहते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनेप्स। फिर सिंगेमी होती है। पोलन ग्रेन की जो 2 न्यूक्लियाई हैं, द पोलन ट्यूब रिलीज द 2 मेल गैमीट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड। ब्लड जाइगोट फॉर्मेशन होता है। 1 न्यूक्लियाई ऑफ द पोलन ग्रेन joined with the 1 nuclei of ovule and to form zygote. Zygote developed further into an embryo. और जो सेकंड न्यूक्लियाई है जो ट्रिपल फ्यूजन करेगा, अदर मेल गैमीट मूव टू 2 polar nuclei located in the central cell and fuse with them to produce a triploid periendospermic nucleus. This central cell form प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल PEC एंड डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म, ये हम देख चुके हैं। तो जाइगोट फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, सिंगेमी कहते हैं, और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन डबल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा या ट्रिपल फ्यूजन। तो ये दोनों आपको याद रखना है। यदि हम प्लांट लाइफ साइकिल रिव्यू देखें, तो आप देखेंगे एक पौधे के अंदर फ्लावर लगे हैं, पोलन ट्रांसफ़र हुए हैं, पॉलिनेशन हुआ है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्लावर चढ़ जाता है, और जो फ्रूट है वो उसका डेवलपमेंट होता है, फ्लावर से ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, सीड डेवलप इनटू सीड जो बन जाए हैं, ओव्यूल जो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, बाद में सीड डिस्पर्स हो जाते हैं और नए पौधे का जन्म होता है। इस तरह लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। डबल फर्टिलाइजेशन को एक बार और देख लीजिए। नंबर 1, मेल गैमीट फ्यूज विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और 1 मेल गैमीट फ्यूज विद द एग न्यूक्लियाई टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या इवेंट होते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आप देखेंगे, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, सीड बन जाते हैं, ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड एंड ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स, आर कलेक्टिवली टर्म पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसी को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है, सेपल्स पेटल्स पूरी तरह से झड़ जाते हैं,
एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोजेनी होती है और सीड फॉर्मेशन होता है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा एंडोस्पर्म बनाते हैं। एंडोस्पर्म क्या करता है? सेल फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल, मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द एम्ब्रियो। बढ़ते हुए एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम एंडोस्पर्म का होता है। सीड फॉर्मेशन किस तरह होता है? एंडोस्पर्म न्यूक्लियर डिवाइडेड सेपरेटली टू फॉर्म द एंडोस्पर्म एंड एंडोस्पर्मिक सीड। दिस एंडोस्पर्म एक्ट एज ए फूड स्टोर फॉर द डेवलपिंग सीड। मक्के में आप देखेंगे कि जो मक्के का एक नुकीला सिरा रहता है, वहाँ पर एम्ब्रियो रहता है और बाकी पूरा जिसमें मिल्क भरा रहता है, मिल्क जैसा लिक्विड रहता है कच्चे मक्के में आप देखेंगे, तो वो क्या रहता है? उसका एंडोस्पर्म रहता है। सीड जर्मिनेशन के समय कुछ पौधों में ये एंडोस्पर्म पूरी तरह कम्प्लीटली यूज हो जाता है, तो इनको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। और कुछ पौधे ऐसे रहते हैं जिनकी सीड जर्मिनेशन के समय पूरी तरह एंडोस्पर्म को एब्जॉर्ब नहीं करते, तो कुछ एंडोस्पर्म का हिस्सा बचा रहता है, ऐसे सीड को एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, मोड ऑफ एंडोस्पर्म आप देखिए ध्यान से, न्यूक्लियर, सेलुलर और हैलोबियल, 3 प्रकार का एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले न्यूक्लियर देखिए, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर बन जाते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन जाता है, ठीक है। सेकेंड है सेलुलर, फर्स्ट एंड डिवीजन फॉलोड बाय सीड फॉर्मेशन, और थर्ड है हैलोबियल, इन बिटवीन अबव 2 ट्रांसवर्स वाल माइक्रोपाइल एंड चालाजल चैम्बर। फ्री न्यूक्लियर आपको नारियल के अंदर दिखेंगे। नारियल का जो पानी है फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसके अंदर बाद में ये पानी सूख जाता है और ये बढ़ते हुए पौधे को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। सेलुलर में ये प्रेजेंट रहता है, पूरी तरह प्रेजेंट रहता है। सेलुलर में आप देखिए तमाम के जो पौधे रहते हैं, कटहल है या दूसरे पौधे हैं, उनमें ये एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है। गेहूं में भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है। एम्ब्रियोजेनी देखिए ध्यान से, एम्ब्रियो फॉर्मेशन को एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। ये मोनोकॉट और डाइकॉट में एक जैसे ही होता है। एम्ब्रियो डेवलप्ड माइक्रोपाइल एंड सेक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। एंडोस्पर्म डेवलप्ड देन जाइगोट, प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिशन टेक केयर। पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जाइगोट जब ग्रो करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, तो उसको एंडोस्पर्म से भोजन चाहिए, तो पहले भोजन उपलब्ध होगा, उसके बाद ही जाइगोट का डेवलपमेंट एम्ब्रियो में होगा। जाइगोट से क्या बन जाता है? प्रो एम्ब्रियो बन जाता है। प्रो एम्ब्रियो डिवाइडेड होगा, माइटोटिक सेल डिवीजन होगा इसमें, ग्लोबुलर, उसके बाद मैच्योर, उसके बाद हार्ट शेप्ड। तो जाइगोट से सीड निर्माण में आपने देखा कि जाइगोट से पहले डिवाइड हो जाएंगे, 2 सेल बन जाएंगे, ऊपर वाली टर्मिनल सेल डायग्राम में देखिए, नीचे वाली बेसल सेल। बाद में फिर ये ऊपर वाली सेल टर्मिनल सेल डिवाइड हो जाती है 2 सेल एम्ब्रियो में, नीचे वाली सेल दोनों सस्पेंसर कहलाएंगी। नंबर 3 में ये ऊपर वाली सेल 2 से 4 बन जाएंगी, एम्ब्रियो बनाएंगे, नीचे वाला सस्पेंसर बन जाएगा। उसके बाद ग्लोबुलर स्टेज बन जाएगी, उसके बाद हार्ट शेप्ड स्टेज, और ये फिर टॉर्पेडो स्टेज। इस तरह से ये सीड का फॉर्मेशन होता है। सीड से क्या, जाइगोट से क्या बन जाता है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाता है। एम्ब्रियो सेल वर्टिकल डिवीजन एट राइट एंगल टू वन अनदर 4 सेल, देन ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, 8 सेल बन जाती हैं, ऑक्टेंट बोलते हैं। टर्मिनल 4 टू प्लूमूल, टूवर्ड हाइपोफाइसिस इज हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल, नीचे की ओर रेडिकल, ऊपर की ओर प्लूमूल बन जाते हैं। प्लूमूल आगे स्टेम बनाता है और रेडिकल जो है आगे रूट सिस्टम का निर्माण करता है। प्रो एम्ब्रियो अनडिफरेंशिएटेड रहता है, ग्लोबुलर, और उसके बाद हार्ट शेप्ड, और बाद में मैच्योर एम्ब्रियो सेक बन जाता है। डाइकोट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलेडॉन। डाइकोट एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियो एक्सिस होता है, जैसे चने की आप देखेंगे, चने के बीज में चने की जो नाक है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस कहलाता है, और उसके जो 2 कॉट हैं उसको कोटिलेडॉन कहते हैं। फिगर देखिए ध्यान से, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडॉन इज कॉल्ड एपिकोटाइल। चने की नाक ऊपर वाला हिस्सा एपिकोटाइल कहलाएगा, और नीचे वाला हिस्सा जो टर्मिनेट होगा ऊपर वाला हिस्सा वो प्लूमूल भी कहते हैं, स्टेम टिप का फॉर्मेशन करता है। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडॉन इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। नीचे वाला हिस्सा हाइपोकोटाइल कहलाता है, जो रेडिकल का फॉर्मेशन करता है, रेडिकल के नीचे रूट कैप रहती है। टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। मोनोकोट एम्ब्रियो आप देखेंगे, मक्के का बीज है, डायग्राम में देखिए, सबसे एक ही जब कहता है उसको स्कूटेलम कहते हैं। ऊपर वाला हिस्सा कोलेप्टाइल कहलाता है और नीचे वाला हिस्सा कोलोराइजा कहलाता है।
कोलेप्टाइल स्टेम का फॉर्मेशन करता है और कोलोराइजा रूट का फॉर्मेशन करता है। इन द ग्रास फैमिली में आपके गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा ये सब आ जाते हैं। द कोटिलेडोन इज कॉल्ड स्कूटेलम। ध्यान रखिए स्कूटेलम कहलाता है सिंगल कॉर्ड situated toward one side lateral of the embryonal axis. At its lower end, embryonal axis has the radical and root cap enclose an undifferentiated sheath. इसको हम कोलोराइजा कहते हैं। नीचे वाला हिस्सा कोलोराइजा जो कि रूट का फॉर्मेशन करता है और ऊपर वाला हिस्सा कोलेप्टाइल कहलाता है। The portion of the embryonal axis above the level of attachment of scutellum is called epicotyle. Epicotyle has a shoot apex and a few leaf primordia जिसको हम हॉलो फॉलिकल स्ट्रक्चर को ही कोलेप्टाइल कहते हैं। आप अभी ज्वार जब बोएंगे तो आप देखेंगे हॉलो स्ट्रक्चर रहता है स्टेम जैसा, उसको कोलेप्टाइल कहा गया है। इसके बाद सीड फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन में आप देखिए आप देखेंगे कुछ सीड ऐसे रहते हैं जिनमें फूड स्टोर रहता है एंडोस्पर्म फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। नीचे वाला हिस्सा आपको दिख रहा है डायग्राम में, प्लूमूल, रेडिकल और कोटिलेडोन आपको दिखाई दे रहे हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्यूमिनस सीड की बात करें, इफ ऑल द एंडोस्पर्म इज एब्जॉर्ब एम्ब्रियो द सीड इज नॉन एंडोस्पर्मिक। जब सीड से या जायगोट से एम्ब्रियो बनता है या सीड का जब डेवलपमेंट होता है तो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है एंडोस्पर्म का। एंडोस्पर्म बचता नहीं है, एंडोस्पर्म नहीं बचा तो उस सीड को नॉन एंडोस्पर्मिक कहते हैं। इसका एग्जांपल है ब्रॉड बीन, बड़ी सेम, मटर, फली। इनमें किसी प्रकार का कोई एंडोस्पर्म बाद में शेष नहीं रहता। एंडोस्पर्म और एल्यूमिनस सीड की बात करें, इफ ऑल द एंडोस्पर्म इज नॉट एब्जॉर्ब, कुछ एंडोस्पर्म सब बचा रहता है तो उसको एंडोस्पर्मिक सीड, क्योंकि अब बचा है एंडोस्पर्म पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो द सीड इज एन एंडोस्पर्मिक और इसमें मेज, व्हीट, बार्ले, कैस्टर, सनफ्लावर, ये एग्जांपल याद रखना है। मेज, व्हीट, बार्ले, कैस्टर, सनफ्लावर, इनमें एंडोस्पर्म बचा रहता है, एल्यूमिनस सीड कहलाते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक सीड देख लीजिए। नॉन एंडोस्पर्मिक में आपने देखा ब्रॉड बीन और एंडोस्पर्म में आपने देखा मेज। तो मेज में ये जो येलो वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये एंडोस्पर्म है, ऐसा बीन में बिल्कुल नहीं है। इसलिए मेज जो है वो एंडोस्पर्मिक है और ब्रॉड बीन जो है नॉन एंडोस्पर्मिक है। इसके बाद कोटिलेडोन, प्लूमूल, रेडिकल आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें थोड़ा सा एक ध्यान रखना है, कभी कभी डेफिनेशन आती है पेरिस्पर्म क्या होता है। यदि आपने काली मिर्च देखी होगी, काली मिर्च के ऊपर एक हिस्सा रहता है, उसका जो बीज रहता है वो उसका रिमेनिंग पार्ट ऑफ न्यूसेलस आल्सो परसिस्टेंट, कभी कभी सीड के ऊपर न्यूसेलस का हिस्सा बचा रहता है। दिस रेसिडुअल परसिस्टेंट पार्ट ऑफ न्यूसेलस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखिए क्या क्या चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं। इंटेगुमेंट सीड कोट बना लेती है, माइक्रोपाइल सीड पोर बना लेता है जिसमें से सीड सांस